जरूरी है। जैसे जैसे हम भौतिकता के शिखर पर जाते हैं ये बीमारियां कम होती जाती हैं। ये मलेरिया और ये तीनों डेफिनेटली मॉस्किटो से होता है। तो जैसे जैसे आप ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, पानी का ड्रेनेज बेहतर होगा, घर में पानी कलेक्शन कम होगा, हॉट ह्यूमिड कंडीशन खत्म होगा, ये अच्छा ये वेंटिलेशन होगा, तो ये सब चीजें कम होती जाती हैं। बिल्कुल। तो इम्यून पे हम बात करेंगे सर, इम्यून पे भी बात करेंगे, उस थर्मामीटर पर भी बात करेंगे। उसका भी प्रारूप काफी बदल गया आने वाले दिनों में। हमने देखा था कि कहां से ये शुरू हुआ और अब जाकर इसका प्रारूप कैसे बदल गया। पटना से नीरज है। नीरज जी, अपना सवाल पूछिए। 5 दिन से बुखार लग रहा है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं रहता है। कितने दिनों से सर बुखार है आपको? नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब दवा भी दिए तो भी नहीं ठीक हो रहा। कितने दिनों से बुखार है आपको? 5 दिन। 5 दिन से बुखार है, 100 फीवर रह रहा है जी। और क्या आप दवा में क्या ले रहे हैं? दवा में पैरासीटामोल। कितने mg का ले रहे हैं आप? 500 जी। डॉक्टर विनय रंजन हमारे साथ, आपका सवाल हम उन तक पहुंचाते हैं। नीरज जी, डॉक्टर विनय रंजन जी आपके सवालों का उत्तर देंगे। डॉक्टर विनय जी। हाँ, पहले तो बुखार आपको 5 दिन से है। बुखार कितने कितने देर पे आपको आ जाती है? दिन भर में कितनी बार आपको दवा खानी पड़ती है? विनय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। नहीं, विनय, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, नीरज जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको जो 5 दिन से लगातार फीवर है उस पर ही हम उत्तर उन तक पहुंचाएंगे, अगर वो टीवी से जुड़े हुए हैं तो। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बुखार एक अपने आप में बीमारी भी है, डायग्नोसिस भी है, और हम इजीली सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे ऑलमोस्ट डायग्नोस भी कर सकते हैं। पहले हमको देखना होता है कि बुखार है, कितने तक पहुंचता है, कितनी टेम्परेचर पहुंच रही है। बुखार का जो पैटर्न है उसके अनुसार से भी हम डिजीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बुखार होता है जो खास इंटरवल पे आता है, बेसलाइन को टच करेगा, लेकिन फिर पार्टिकुलर 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे पे अपने पिक पे होता है और फिर उतर जाता है। एक बुखार वायरल होता है जो सिंपल पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाता है। एक बुखार होता है डेंगू वगैरह में, जो आप पैरासीटामोल लेते भी रहेंगे तो बुखार बेसलाइन को टच नहीं करता है और काफ़ी हाई ग्रेड होता है, 104 तक जा सकता है। ये जनरली दूसरी तरह के बुखार हैं जिसमें कि बुखार में आपको जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो आपको सिम्टम्स के अनुसार से सिर्फ बुखार को नहीं, उनको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। आपको बुखार आ रही है, कितने देर पे आ रही है, कितने टेम्परेचर आ रही है, पैरासीटामोल लेने से बुखार बेसलाइन को टच करता है कि नहीं, इसके आधार पर डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान हो जाता है। और जहाँ तक भाई पैरासीटामोल की, वो अपने डोज एडल्ट के लिए कम से कम जो डोज बनता है, बीइंग ए पीडियाट्रिशियन हम जरूर बोल सकते हैं कि अंडर डोज है, उस डोज को बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि हमने देखा कि कोरोना काल में ये थर्मामीटर का प्रारूप काफ़ी चेंज हो गया। लोगों के फ़ोन कॉल्स आते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो सवाल उठते हैं उनका भी हम आप तक ये, जैसे कि ओरल की बात की गई या फिर आर्मपिट की बात की गई, टेम्परेचर कहाँ से लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन से थर्मामीटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शीशे वाला पहले चलता था वो तो फैशन से गायब हो गया, अब वो डिजिटल आ गया, और डिजिटल के बाद भी अब थर्मल स्कैनिंग की बातचीत चल रही है। कुछ दिन में कुछ और आ जाएगा कि डॉक्टर साहब के चश्मे में ही कुछ ऐसा होगा कि देखेंगे और बुखार पता चल जाएगा। तो सर, ये जो चेंजेस आ रहे हैं तो वो किस तरीके से बदल रहा है? कौन सा वाला फिट है, कौन सा वाला बढ़िया है? कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड जी। अभी भी जो फ़ारेनहाइट, जो पारे वाले थर्मामीटर हैं वो बेस्ट होते हैं। अभी जो 3 तरह के थर्मोमीटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक नॉर्मल मरकरी वाले, दूसरा डिजिटल थर्मोमीटर और तीसरा जो इंफ्रारेड वाले हैं। जी जी। तीनों को कैटेगराइज किया गया किनको यूज़ करना है। जैसे कि जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर हैं वो पब्लिक के लिए नहीं बने हैं, वो मास स्क्रीनिंग के लिए बने हैं, क्योंकि हर आप एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, मास पे आप थर्मोमीटर लगा के यूज़ नहीं कर सकते हैं। जी जी। एक एक व्यक्ति को 2-2 मिनट रोक नहीं सकते हैं आप। सो उनके लिए जल्दी से स्क्रीनिंग के लिए एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर बनाया गया था, जो मास स्क्रीनिंग के लिए ध्यान देना है। घर में हम किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि अपने घर में इंफ्रारेड थर्मोमीटर रखिए, क्योंकि इसका क्या ड्रॉबैक है, आप इस इंफ्रारेड थर्मोमीटर से अपने 4 बार टेम्परेचर लेंगे, 4 बार वेरिएशन दिखा सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर दिखा सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको हम माने, किसको नहीं माने। तो पहले कैटेगराइज कर देते हैं कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर मीन्ट फॉर मास स्क्रीनिंग। दूसरा रहता है डिजिटल थर्मोमीटर और मरकरी वाले। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आता, थर्मोमीटर देखने नहीं आता है कि कितने तक पारा पहुंच रहा है। तो उनके लिए एक सिंपल वे बनाया गया डिजिटल वे में, ताकि 9900 ये इजीली एक्सेप्टेबल है, अपने घर में रख सकते हैं। ये दोनों थर्मोमीटर को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अपने घर में यूज़ के लिए रख सकते हैं। सो अभी भी आपको
या तो डिजिटल नहीं तो मरकरी वाले थर्मोमीटर को यूज़ करना है। चलिए, इसका उत्तर स्पष्ट हो गया सर, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। देवघर से कमल किशोर है हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए कमल जी। नीरव कुमार से पूछना चाहते हैं ठीक है। कि हार्ट अटैक का प्रिय लक्षण क्या है, पूर्व का लक्षण क्या है, उससे बचने का क्या उपाय है? डॉक्टर नीरव जी, आपके लिए सवाल है। हाँ, ये हार्ट अटैक का लक्षण यूजुअली अगर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, छाती के बीच में दर्द हो रहा है, पसीना छूट रहा है, काफ़ी घबराहट हो रहा है, और वो पेन अगर हाथ के इनर सरफेस की तरफ बढ़ रहा है या गर्दन की तरफ बढ़ रहा है या चिक की तरफ बढ़ रहा है, और ये साथ में उल्टी, नौजिया, वोमिटिंग वगैरह भी साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, ऐसा भय कि जैसे कि अब जान जा रही हो, तो ये यूजुअल प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक के। लेकिन कभी कभी अनयूजुअल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जैसे कि सांस का एकाएक सांस का फूलना, पहले आप एकदम नॉर्मल थे, एकाएक सांस का फूलना या एकाएक धड़कन का बढ़ना, एकाएक अनयूजुअल वीकनेस का होना, या थोड़ा भी चल रहे हैं तो सीना भारी हो जाना, ये सब लक्षण हार्ट अटैक का। ऐसा लगता है कि सीने में कोई दबाव सा रखा हुआ है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है अगर ये नया हो, पहले नहीं हो, या जिन लोगों को पहले चलने में सीना भारी होता था, अब बैठे बैठे सेम फीलिंग आ रहा है, तो समझिए कि हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है ये। चलिए, जवाब मिल गया।